नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पुलवामा में 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, मारा गया जय सरगना यासिर। आईडी बनाने में था एक्सपर्ट, अभी भी चल रहा है सर्च ऑपरेशन। बीते 24 घंटे में 8000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले, लंबे समय से एक्टिव केस 1 लाख से नीचे, सरकारों की बढ़ी मुश्किलें। हिंदूराव अस्पताल में आज से काम पर लौटेंगे डॉक्टर, सारी मांगों पर प्रबंधन से सहमति, सप्ताह भर से चल रही हड़ताल बातचीत के बाद खत्म। सरकार ने एसकेएम से मांगे 5 नेताओं के नाम, टिकैत बोले सरकार ने अब तक नहीं मानी हमारी मांगे। टिकैत का कहना, मांगे नहीं मानी तो नहीं होगी घर वापसी। नए वेरिएंट के लिए बूस्टर डोज ला सकता है सीरम इंस्टीट्यूट, पूनावाला ने कहा कि जरूरत पड़ी तो 6 महीने के अंदर होगा तैयार। पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है। इसमें जैश ए मोहम्मद का सरगना यासिर पारे भी शामिल है। वह आईडी बनाने का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दूसरे आतंकी की पहचान फुरकान के रूप में हुई है। वह लंबे समय से इलाके में सक्रिय था। राजपुरा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की सूचना के बाद मंगलवार देर रात पूरे इलाके में चेकिंग शुरू कर दी थी। सुरक्षा घेरा कड़ा होने के कारण इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी उचित प्रबंध किए थे। दरअसल एजेंसियों को राजपुरा इलाके में एक मकान में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने संयुक्त टीम बनाकर इलाके में छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक इलाके में 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकी मौजूद हैं। उनकी लंबे समय से तलाश की जा रही थी। नवंबर माह में सुरक्षा बलों ने 5 मुठभेड़ों में 12 आतंकियों को मार गिराया था। 11 नवंबर को कुलगांव में टीआरएफ के 2, 15 नवंबर को श्रीनगर के हैदरपुरा में 2, 17 नवंबर को कुलगांव में एक टीआरएफ कमांडर समेत 5 व श्रीनगर के रामबाग में 3 आतंकी मारे गए थे। इस वर्ष घाटी में हुए विभिन्न ऑपरेशनों के दौरान अभी तक 148 आतंकियों को मार गिराने में सफलता हाथ लगी है। इनमें विभिन्न संगठनों के कई कमांडर भी शामिल हैं। लश्कर, जैश, हिजबुल, टीआरएफ समेत सभी संगठनों को भारी नुकसान हुआ है। भारत में कोरोना की मामलों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2 दिन पहले की अपेक्षा बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 8,954 नए मामले कोरोना के सामने आए, जबकि 267 लोगों की जान चली गई। वहीं 10,207 नए मरीज स्वस्थ होकर अस्पतालों से घर लौट चुके हैं। राहत की बात यह है कि कोरोना के एक्टिव मामले 1 लाख से नीचे आ गए हैं। 547 दिन बाद कोरोना के सक्रिय मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 99,93 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 3,40,81,183 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 3,45,96,776 कुल मामले सामने आ चुके हैं। भारत में अब तक कोरोना से 4,69,247 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविशील्ड की दोनों खुराक ले चुके लोगों पर यह वैक्सीन 63% तक असरदार बताई जा रही है। वहीं यह वैक्सीन के माध्यम से गंभीर बीमारियों पर 81% तक प्रभावी का होने का आकलन भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर भी असर डाल सकती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इस तरह की कोशिकीय प्रतिरक्षा सुरक्षा कोरोना वायरस के अलग वेरिएंट के खिलाफ प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है और गंभीर बीमारियों के खिलाफ काम कर सकती है। करीब से सप्ताह भर बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हिंदूराव अस्पताल में डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी है। मंगलवार देर शाम तक प्रबंधन के साथ चली बैठक के बाद रेजिडेंस डॉक्टरों ने हड़ताल बुधवार को खत्म करने का ऐलान कर दिया। अस्पताल में सेवाएं देना की जानकारी भी दी गई है। हालांकि रेजिडेंस डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग त्यागी ने बताया कि बैठक में डीए भत्ता पर सहमति बनी है। निगम ने संशोधित ऑर्डर फिर से जारी करने और बीते जुलाई माह से ही यह भत्ता कर्मचारियों को देने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा बैठक में यह भी तय हुआ है कि हर महीने की 15 तारीख तक कर्मचारियों को उनका वेतन मिलना चाहिए। हड़ताल में शामिल सभी कर्मचारियों को ऑन ड्यूटी माना जाएगा। इसके अलावा नवंबर माह का वेतन जल्द से जल्द देने पर भी सहमति बन गई है। इसलिए हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया गया है। जानकारी मिली है कि अस्पताल में देर रात तक नर्स और बाकी संगठनों ने हड़ताल खत्म करने का
निर्णय नहीं लिया है। नर्सिंग यूनियन के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ और एमसीडी डॉक्टर्स एसोसिएशन भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। दरअसल वेतन समय पर न मिलने और डीए भत्ता सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले सप्ताह सोमवार को हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। इसके बाद ओपीडी से लेकर अन्य सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित हो गई हैं, जो कि अब हड़ताल खत्म होने के बाद फिर से सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद सरकार एमएसपी और अन्य मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार हो गई है। केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को बातचीत का प्रस्ताव दिया है। साथ ही किसान संगठनों से 5 नेताओं के नाम भी मांगे हैं, जो बातचीत के दौरान सरकार के साथ बैठक करेंगे। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा है कि एमएसपी और मुद्दों पर पैनल के लिए सरकार ने किसान संघों से 5 नाम मांगे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में नाम तय करेगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। उससे पहले भारत सरकार हमसे एमएसपी किसानों पर हुए मुकदमे, किसानों की मौत पर बातचीत करे। हमारा आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं आंदोलनकारी किसानों के टीकरी बॉर्डर पड़ाव में मंगलवार को हर तरफ आंदोलन के खत्म होने को लेकर चर्चाएं चलती रही। हर तरफ लोग गुफ्तगू करते नजर आए। आंदोलन खत्म होते ही लोग घर वापसी कर सकते हैं या नहीं, इस पर भी किसान आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। लेकिन बॉर्डर पर हुई सभा में संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से किसान नेता ने कहा कि संगठन का शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा उसका पालन हर किसी को करना होगा। वहीं दिल्ली पुलिस बॉर्डर पर भी सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। इस दौरान मंगलवार को पंजाब किसान यूनियन की प्रधान जसबीर कौर नट ने कहा कि किसानों ने सरकार पर दबाव बनाया है, जिस कारण प्रधानमंत्री को कानून वापस लेने पड़े। हम सभी मांगे मनवाकर यहां से लौटेंगे। बीक्यू पंजाब के लखविंद्र सिंह पीर मोहम्मद ने कहा कि अभी तक हमारा कोई भी फैसला यहाँ रहने का नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा जो भी फैसला लेगा हम सभी उसकी बात मानेंगे। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ सीरम इंस्टीट्यूट बूस्टर डोज लाने की तैयारी में है। हालांकि अभी इस नए वेरिएंट के बारे में हो रहे अध्ययनों और उसके निष्कर्षों का इंतजार किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख आधार पूनावाल ने एक मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात कहा। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन पर हो रहे शोध का पूरा होने में 1 से 2 सप्ताह का समय लगेगा। हम उन निष्कर्षों का इंतजार कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम नया टीका तैयार करेंगे। आधार पूनावाला ने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो नया टीका जल्द ही लोगों के लिए मार्केट में आएगा। उन्होंने बताया कि उसे तैयार करने में 6 महीने का समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि शोध के आधार पर ही हम तय करेंगे कि यह तीसरा या चौथा टीका होगा या बूस्टर डोज हो सकता है। ओमिक्रॉन के लिए अतिरिक्त टीके की आवश्यकता ही ना पड़े। आधार पूनावाला ने कहा है कि द लेसेंट के अध्ययन में सामने आया है कि कोविशील्ड 63% तक कोरोना पर असरदार है और यह अस्पताल में भर्ती होने की संभावना को भी कम करता है। इसके बावजूद अगर लोगों को बूस्टर डोज देने की आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास पर्याप्त खुराक आरक्षित है। उन्होंने बताया कि हमारे पास 2 करोड़ से ज़्यादा खुराक अभी भी मौजूद है। सरकार घोषणा करती है तो हम उसे उपलब्ध कराएंगे। आधार पूनावाले ने कहा कि जिन लोगों ने टीके की एक ही खुराक ली है या एक भी नहीं ली है, उन्हें दोनों खुराक लेनी चाहिए। इसके बाद ही अगर आवश्यकता पड़ती है तो बूस्टर डोज का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रुक रहा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। કોઈ બી બિઝનેસનો જે બેઝિક પ્રશ્ન હોય છે તે હોય છે માર્કેટિંગ. દરેકનો બિઝનેસ વધતા ઓછા પ્રમાણમાં ચાલતો તો હોય જ છે. તો મારા બિઝનેસમાં મને જે તકલીફ પડી રહી હતી એમાં એવું હતું કે ક્વોલિટી વર્ક હું લેવા જાઉં તો મારા બજેટની બહાર જતું રહેતું હતું. મારું નામ હર્ષ પટેલ છે. વે ટુ ફેશન WTF વસ્ત્રાપુર ખાતે મારી રેડીમેડ ગાર્મેન્ટની શોપ છે, જે છેલ્લા 8 વર્ષથી હું ચલાવી રહ્યો છું. મારા મિત્ર થ્રુ મને એક એપ્લિકેશન વિશે જાણવા મળ્યું કે જેની અંદર આપણા રેગ્યુલર કસ્ટમર તો જે હોય એના સાથે તમે ટચમાં તો હો જ છો, પણ જે નવા કસ્ટમર આવે અથવા તો તમે જેમ કે ઇન્સ્ટાગ્રામ કે વોટ્સઅપ ઉપર જે ડિજિટલ માર્કેટિંગ કરતા હોય તેની સાથે સાથે હું માર્કેટિંગ કરી શકું છું. બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 સૌથી પહેલાં તો 7 દિવસનો જે ટ્રાયલ ફ્રી પેક હતો એ મેં યુઝ કર્યો. એનાથી મને સારી એવી મજા બી આવી અને એકદમ ઇઝી છે કે જેમાં મારે કોઈની જરૂર પણ નથી પડતી. હું મારી જાતે મારું માર્કેટિંગ કરી શકું છું. એ ફીચર્સ મને બહુ સારો લાગ્યો. ત્યારબાદ મને એવું લાગ્યું કે આપણે આના પેઇડ વર્ઝનમાં
જવું જોઈએ, જે મેં લીધું પેઇડ વર્ઝન એનું. ત્યારબાદ એની અંદર એવી સિસ્ટમ છે કે તમે અનલિમિટેડ ફ્રેમ ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને તમારો લોગો, એડ્રેસ અને કોન્ટેક્ટ નંબર લગાવી અને તમારા કસ્ટમરને એપ્રોચ કરી શકો છો, જેનાથી મારો કસ્ટમરનો ફ્લો પણ વધ્યો અને મને ઇઝી પણ લાગ્યો આ યુઝ. મારે જે માર્કેટિંગનો એમ હતો, જેનું પરફેક્ટ સોલ્યુશન મને બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 આપ્યો. કોઈ ઝંઝટ નથી. લોગો અપલોડ, ઇમેજ ડાઉનલોડ અને શેર. બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 આસાન है. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 पेपर लीक होने के मामले में बड़ी कार्रवाई के तहत एसटीएफ ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें मंगलवार को निलंबित किया गया था। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पेपर लीक मामले में कोई भी आरोपी नहीं बख्शा जाएगा। इससे पूर्व यूपी एसटीएफ ने प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड के निदेशक राय अनूप प्रसाद को भी गिरफ्तार किया है। इस एजेंसी को प्रश्न पत्र छापने का वर्क ऑर्डर संजय उपाध्याय ने जारी किया था। जानकारी के अनुसार सरकार ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को इस पूरे मामले में प्रथम दृष्टया दोषी माना है। इस परीक्षा को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ही थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई और दिल्ली की गैर जिम्मेदारी एजेंसी आरएसएस फिनसर्व लिमिटेड को पेपर प्रिंट कराने की जिम्मेदारी सौंप दी। एजेंसी के निदेशक राय अनूप प्रसाद ने प्रश्न पत्र की छपाई के दौरान गोपनीयता एवं सुरक्षा मानकों की अनदेखी की, जिसकी वजह से पेपर आउट हो गया और परीक्षा रद्द करनी पड़ गई। अनूप को जेल भेज दिया गया है। मौसम विभाग ने बुधवार को उत्तर गुजरात और उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वानुमान के मुताबिक भारी बारिश से पालघर, ठाणे, मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। एक चक्रवाती तूफान जल्द ही आ सकता है और उड़ीसा के तटों से भी टकरा सकता है। विभाग ने मंगलवार को और बुधवार को एक बैठक में कहा कि चक्रवाती तूफान के शनिवार की सुबह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि थाईलैंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह 8:30 बजे कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था। अगले 12 घंटों में इसके अंडमान सागर तक पहुंचने की भी संभावना है। गुजरात के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है। बुधवार सुबह से ही मौसम में बदलाव आ गया था। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आज और कल के लिए कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना और चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार उनके बाद कम दबाव और क्षेत्र के पश्चिम उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ने और 2 दिसंबर तक दक्षिण पूर्व तथा पास के बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में उसके अवदबाव में बदलने की संभावना है। उसके अगले 24 घंटे में इसके बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में चक्रवाती तूफान का रूप लेने की भी आशंका है। आईएमडी ने तटीय ओडिशा और अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी की चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते जहरीली होती आबो हवा का हवाला देकर एक व्यक्ति ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 15 लाख रुपए मुआवजे की मांग भी की है। दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी में केंद्र और दिल्ली सरकार से मुआवजे की मांग के अलावा 25 लाख रुपए के हेल्थ बीमे की मांग की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा ने याचिका पर 6 दिसंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी है। हालांकि मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप कृपया समझें, दिल्ली हाई कोर्ट खेल का मैदान नहीं है, आपको इसे इस रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस वर्मा से कहा कि यदि वह दिल्ली में हवा की गुणवत्ता से चिंतित हैं तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करें, क्योंकि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही मामले लंबित है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने हवा की गुणवत्ता के कारण केंद्र और दिल्ली सरकार से अपने लिए स्वास्थ्य बीमा मांगा है। याचिका में याचिकाकर्ता शिवम पांडे ने कहा कि उन्होंने विशिष्ट और अनुकरणीय नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपए का भी प्रशासन से मांग की है। प्रदूषण को विभिन्न बीमारियों को मूल कारण कहा गया है। इसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी में यह भी कहा गया है कि वायु प्रदूषण विशेष रूप से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। साथ ही कहा गया है कि इसकी वजह से लोगों में सिर दर्द, आंखों में जलन, त्वचा में जलन और सांस की समस्या जैसी बीमारी हो रही है।
दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर आज होने वाली 40 किसान संगठनों की बैठक रद्द हो गई है। इस बैठक में एमएसपी कमेटी और कृषि कानून की वापसी के बाद आंदोलन के भविष्य को लेकर चर्चा होनी थी। यह बैठक ऐसे समय रद्द हुई है जब किसान आंदोलन में फूट की खबरें भी सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि पंजाब के अधिकतर किसान अब आंदोलन को खत्म करने के पक्ष में हैं। हालांकि इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से दोहराया है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा अब 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी होगी। आपको बता दें कि संसद में सोमवार को कृषि कानून को निरस्त किए जाने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक रद्द होने के सवाल पर टिकैत ने कहा कि बैठक 4 दिसंबर को होनी है। आज की बैठक किसान संगठनों के बीच की थी। उन्होंने कहा कि चूंकि सरकार ने अभी तक सारी मांगे नहीं मानी है, इसलिए आंदोलन जारी रहेगा। टिकैत ने कहा कि 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में आंदोलन के आगे की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। उधर मंगलवार को किसान नेताओं ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने एमएसपी से संबंधित मसले पर बात करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 प्रतिनिधियों के नाम भी मांगे हैं। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि 5 नामों को लेकर हमारे एक साथी के पास एक फोन आया था। सरकार ने एमएसपी से संबंधित मसले पर बात करने के लिए 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं जो उन्हें जल्दी दिए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हालात के लिए पीडीपी को दोषी ठहराया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मैंने मुफ्ती साहब से कहा था कि मुझे सत्ता का लालच नहीं है। मैं पहले ही एक सीएम के रूप में 6 साल तक सेवा कर चुका हूं। मैंने उनसे कहा था कि हम अपने किसी भी विधायक और एमएलसी को सरकार में मंत्री के रूप में नहीं चाहते। हम बिना शर्त आपका समर्थन करेंगे, लेकिन कृपया उन्हें जम्मू कश्मीर में ना लाएं। जम्मू कश्मीर का विशेष तथा पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराने की कोशिशों में जुटे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हालात के लिए पीडीपी को दोषी माना है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुफ्ती साहब हमारी बात मान ली होती तो आज जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे नहीं होते। मैंने पहले ही उन्हें समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन उन्हें हमारा साथ पसंद नहीं था। उस समय उन्हें बीजेपी का हाथ पकड़ना मुनासिब लग रहा था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में जो हालात बन चुके हैं वह सबके सामने हैं। इससे पहले उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को विशेष तथा पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए अंतिम सांस तक लड़ने का संकल्प भी ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कश्मीर से बाहर से आतंकवादी नहीं आए, बल्कि नाराजगी के कारण यहीं के नौजवान बंदूक उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे शासन के दौरान जिन इलाकों से आतंकियों को पूरी तरह से सफाया किया गया था, वहां आतंकवाद फिर से बढ़ रहा है। ये आतंकवादी किसी बाहरी मुल्क से नहीं आए, बल्कि कश्मीर के युवा हैं जो गुस्से और अन्य कारणों से हथियार उठाने को तैयार हैं। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कांग्रेस में आंतरिक कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। केरल कांग्रेस तक पहुंच चुकी इस आंच में अब और तेजी हो गई है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ओमन चांडी और रमेश चेन्नीथला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन दोनों नेताओं पर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में फूट डालने का आरोप लगा है। सोमवार को यूडीएफ का एक कार्यक्रम था जिसमें यह दोनों नेता गैर मौजूद थे, जिसे लेकर राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना रहा। पार्टी नेताओं का आरोप है कि यूडीएफ के कॉन्क्लेव का बहिष्कार इन दोनों नेताओं ने अपनी सियासी मकसद के लिए किया था। केपीसीसी का मानना था कि चांडी और चेन्नीथला ने यूडीएफ के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नेतृत्व के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जताने के लिए कहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अब केपीसीसी जल्द ही इन दोनों नेताओं के खिलाफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के पास अपनी शिकायत भेज सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले ओमन चांडी ने केपीसीसी अध्यक्ष के सुधाकरण और विपक्ष नेता वीडी सतीशन के खिलाफ शिकायत भी की थी, जिसके बाद से राजनीतिक भूचाल देखा जा रहा है।
जम्मू कश्मीर में साफ मौसम के साथ पारा गिरने का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 4 दिसंबर को जम्मू और कश्मीर संभाग के कुछ हिस्सों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है। जम्मू में 7 का तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया। साफ मौसम के बीच जम्मू में रातें सर्द होने के साथ तापमान में गिरावट आई है। कश्मीर में भी कड़ाके की ठंड हो रही है। लेह और कारगिल में सर्दी को लेकर हालात ज्यादा परेशान करने वाला है। बीती रात जम्मू का न्यूनतम पारा सामान्य से थोड़ा गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। संभाग के बनिहाल में बीती रात न्यूनतम तापमान 0.6, बटौत में 4.6, कटड़ा में 9.8 और भद्रवाह में 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में बीती रात का न्यूनतम तापमान भी कम दर्ज किया गया है। पहलगांव में बीती रात का न्यूनतम तापमान -3.3 और गुलमर्ग में -1.7 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। लेह और कारगिल में सबसे अधिक ठंड पड़ रही है। लेह में बीती रात का न्यूनतम तापमान -8 डिग्री दर्ज किया गया। कारगिल में बीती रात का न्यूनतम तापमान -7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन समेत सभी परिवहन दस्तावेज की वैधता अब 31 दिसंबर तक दिल्ली में बढ़ा दी गई है। इससे लाखों आवेदकों के अधूरे काम पूरे हो सकेंगे। पिछले साल कोरोना काल में लगी पाबंदियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। परिवहन विभाग की सेवाएं फेसलेस होने के बाद नए आवेदकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही लंबित आवेदकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई थी। ऐसे में अब सफर के दौरान पुराने दस्तावेज यानी जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है, अगले 1 माह तक उन्हें भी सामान्य और मान्य समझा जाएगा। परिवहन विभाग के एक आला अधिकारी के मुताबिक पहले केवल लर्नर लाइसेंस के लिए राहत देने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन बाद में सभी पर लागू कर दिया गया है। दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए परिवहन विभाग की ओर से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र न होने पर परिवहन विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। प्रमाण पत्र न होने पर वाहन मालिकों पर जुर्माना सहित ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड किए जा रहे हैं। अभियान के तहत रोजाना करीब 40,000 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 362 दर्ज किया गया है। हालांकि सोमवार को दिल्ली के प्रदूषण में और बुधवार को प्रदूषण में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन मंगलवार को मौसमी बदलाव में से एक बार फिर से गंभीर स्तर तक प्रदूषित हवाओं में हवा पहुंच गई है। दिल्ली वालों को सांस लेने पर दिक्कत होने का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि 2 दिसंबर की संभावित मामूली बारिश से राहत मिलने की गुंजाइश भी है। भारतीय विभाग की माने तो सोमवार को उत्तर पश्चिमी दिशा से दिल्ली पहुंचने वाली हवाओं की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा रही। आसमान में भी साफ था। इससे मिक्सिंग हाइट और वेंटिलेशन इंडेक्स में भी मामूली सुधार देखा गया और प्रदूषक दूर तक फैल न सके। नतीजा प्रदूषण के स्तर में कमी के तौर पर IITM का अनुमान है कि मंगलवार को और बुधवार को हवा की चाल 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। इस दौरान आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। इसमें मिक्सिंग हाइट और वेंटिलेशन इंडेक्स बेहतर हो सकता है, जबकि बुधवार और बृहस्पतिवार को एक बार फिर मौसमी दशाएं पलटेंगी और इसमें प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। हालांकि आज सुबह से ही राजधानी दिल्ली और उससे सटे हुए नोएडा, गुड़गांव में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी लोगों को नहीं मिल पा रही है। 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे करीब 700 किसानों की मौत और उनके परिजनों को मुआवजा दिए जाने के सवाल पर केंद्र सरकार ने कहा है कि उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। लोकसभा में सरकार से सवाल किया गया था कि मृतक किसानों के परिजनों को वित्तीय सहायता दिए जाने का कोई प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है या नहीं। इस पर केंद्र ने लोकसभा में जवाब दिया है कि कृषि मंत्रालय के पास किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनको मुआवजा दिए जाने या फिर इस संबंध में कोई सवाल ही नहीं उठता है। 3 कृषि कानूनों का विरोध करते हुए देश में करीब 700 किसानों की मौत हो चुकी है। इन किसानों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग भी उठ रही है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि कांग्रेस नेताओं की ओर से इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव भेजकर चर्चा करने के लिए भी कहा गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।